नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खिलाड़ी नंबर 1 में। मैं हूं हर्षदा सावंत और मार्केट के एक्शन के मद्देनजर आज हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी उसी पर करेंगे फोकस। फिलहाल भारतीय बाजारों में आज हमने देखा है तेजी का माहौल वापस लौटता हुआ। हल्की सी मुनाफा वसूली के ग्रिप में कल परसों थे, लेकिन आज फिर 18,300 के पार हम निकले हैं। 18,332 याद रखेगा डे हाई था। उसकी तुलना में हम सिर्फ 31 पॉइंट कूल ऑफ कर रहे हैं, तो ट्रेंड मजबूती का। निफ्टी बैंक देखिए 42,236 की ऊंचाई छूने के बाद 42,000 के ऊपर 42,100 के ऊपर इस समय टिका हुआ है। आज दरअसल नजर रखनी चाहिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो और मिड कैप इंडेक्स पर भी, क्योंकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में लगातार बिकवाली के ग्रिप में रहा था मिड कैप इंडेक्स और 2 सेशंस में जहां तक मुझे याद है 500 पॉइंट की करेक्शन देखने को मिली थी। आज 130 अंकों का इजाफा देखा जा रहा है। कहां तेजी आई है उसका एक अंदाजा लग जाएगा जब हम निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स देखेंगे। आज क्लियरली जो ट्रेंड है वो तेजी की तरफ बनता हुआ। टेक्नोलॉजी कंपनियां, बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। इसी के सामने थोड़ी सी जो ओल्ड इकोनॉमी वाली कंपनियां, चाहे वो पावर हो, ऑयल गैस जैसे ONGC है, आपकी ऑटो कंपनियों में हल्की सी मुनाफा वसूली, लेकिन कुल मिलाकर तेजी का ट्रेंड आज बाजार ने दिखाया है। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है गिरने वालों की तुलना में। फटाफट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं कल तक हमारे जानकारों ने किस तरह के रिटर्न्स कमाए और फिर यहां से इनकी आगे की रणनीति क्या रहेगी उसका जायजा भी लेंगे। याद रखिएगा इस हफ्ते हमारे साथ हैं विभोर वार्ष्णेय, पंकज रांदड़ और अमित त्रिवेदी। पॉजिटिव रिटर्न्स है अब तक के और आज का दिन ऑफ कोर्स अलग ही इतिहास रच रहा है, तो इनकी रणनीति अब क्या रहेगी। एक बार कल के टॉप परफॉर्मर्स भी स्क्रीन पर लेकर आइएगा प्लीज, तो उसमें भी अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह के रिटर्न्स। विभोर 24% के रिटर्न्स पर बैठे, पंकज 7% के रिटर्न्स पर और अमित त्रिवेदी 0.1% के रिटर्न्स पर, 0.8% के रिटर्न्स पर। तो औरो फार्मा में एक सेल कॉल दिया था विभोर ने, वो चला। एस्कॉर्ट्स कुबोटा बाय कॉल दिया था, ये एक अच्छा खासा ट्रेंड तेजी का बनता दिखाई दिया। आज ट्रेंड फिर से तेजी की तरफ है, क्योंकि कल और परसों आपको अगर याद होगा तो हमारे सभी जानकार कह रहे थे कि थोड़ी सी शॉर्ट आइडियाज को भी लेकर चलना चाहिए, स्पेशली सेकेंड हाफ में। आज मेरे ख्याल में उसकी बात नहीं होगी, आज तेजी के सौदों पर फोकस रहेगा। आप सभी का स्वागत है। विभोर, सही कहा, तेजी पर ही पूरा फोकस। बिल्कुल मैम, जैसा कि हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि अगर मार्केट थोड़ा नीचे भी आता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी और वही प्रूव हुआ, बाइंग अपॉर्चुनिटी हुई और आज मार्केट ऑलमोस्ट 300 पॉइंट गैप अप है। तो यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक, ब्रेकआउट स्पेसिफिक खेलना ही सेक्टर स्पेसिफिक आई शुड से ज्यादा बेटर है, रादर देन नाउ फाइंडिंग अपॉन दी बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मार्केट यहाँ पर उतना वीक नहीं लग रहा, क्योंकि यूएस का इन्फ्लेशन डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग आया था। जी हाँ, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा वाकई में उम्मीद से बेहतर आंकड़ा देखने को मिला है। कूल ऑफ देखा गया है इन्फ्लेशन में और उसी ने दरअसल वो 1200 पॉइंट की रैली डाउ में जड़ी और 700 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा जो हमने देखा नैस्डैक में आता हुआ। पंकज, आपकी अप्रोच क्या रहेगी, क्योंकि कल दोपहर में सेल ऑफ था लेकिन एक्सपायरी थोड़ी सी फेवर में रही, जहां पर निफ्टी बैंक में रिकवरी देखने को मिली थी। आज ऑफ कोर्स रिकवरी का आलम बहुत अग्रेसिव तेजी का है। गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग ऑल। निफ्टी के मतलब जो कल इन्फ्लेशन का जो डेटा आया है वो काफी एक्सपेक्टेड लाइन में ही आया हुआ था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बेरिश नहीं था मार्केट के ऊपर। मार्केट के अंदर निफ्टी में अभी जो लग रहा है कि 18,300 के ऊपर कॉल राइटर और पुट राइटर में बहुत तगड़ा टग ऑफ वॉर चल रहा है और पुट राइटर हावी रहेंगे। मेरा ये मानना है कि अगर ये 350 की लेवल आज डे क्लोजिंग में अगर दे देगा तो मार्केट नई ऊंचाई के लिए तैयार होने के लिए रेडी है और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर देखने मिल सकता है, लेकिन देखना होगा कि अगर वो 42,500 की अगर लेवल क्रॉस करता है तभी उसके अंदर फिर लंबी तेजी की बात हो सकती है। 42,500 के बाद आप कह रहे हैं लंबी तेजी होगी और थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है इन लेवल्स पर। अमित, आपकी क्या रणनीति है आज? जी, सो देखा हमने कि यूएस मार्केट्स में एज कंपेयर टू आवर मार्केट्स काफी वोलेटिलिटी बढ़ी है और इवेंचुअली लास्ट 3-4 दिन से देखा जाए तो अपना मार्केट भी काफी चौपी रहा है। इवेंचुअली कल हमने देखा कि उन क्लोजिंग बेसिस 18,000 का जो लेवल था वो उन क्लोजिंग बेसिस उसने निफ्टी ने होल्ड किया। सो कहीं ना कहीं 18,000 के ऊपर जब तक निफ्टी रहता है तब तक स्टॉक्स में थोड़ा बाय ऑन टिप्स या फिर बाय करंट लेवल्स भी अप्रोच रह सकता है। सो स्टॉक स्पेसिफिक रैली मुझे लग रहा है कंटिन्यूड रहेगी।
अच्छा, अब ट्रेड्स पर आना शुरू करते हैं। किन किन स्टॉक्स पर हमारे जानकारों ने दांव खेला और उसका कितना फायदा अब इनके पोर्टफोलियो में साफ तौर से दिख रहा है, वो स्क्रीन पर रखते हैं। तो आप अमित का ही पोर्टफोलियो पहले दिखाइएगा। मुझे याद है 2 ट्रेड्स जो अमित लगातार कैरी करते आए हैं, एक था रेन और दूसरा था आपका कैस्ट्रॉल। रेन में अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, कैस्ट्रॉल को अभी भी होल्ड कर रहे हैं। बीएल में सेल कॉल दिया था इसमें, वहां पर फिलहाल पोजीशन आई थिंक अभी भी बनी हुई है। कोई बदलाव इन दोनों ट्रेड्स में पहले अमित, कैस्ट्रॉल या बीएल? जी नहीं, देखिए इतना मार्केट ऊपर है, फिर भी बीएल का अगर देखा जाए तो मोरलेस वो फ्लैट कारोबार कर रहा है, क्योंकि समवेयर नियर 108 109 के आसपास क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है। सो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ मैं बीएल होल्ड करना चाहूंगा। अच्छा, और कैस्ट्रॉल भी होल्ड कर रहे हैं? जी बिल्कुल। नया क्या जोड़ेंगे फिर? जी, सो नया जो मैं जोड़ूंगा बाई साइड पे ही है, पीएफसीए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 2 दिन के गिरावट के बाद एक पॉजिटिव मोमेंटम वापस इस स्टॉक में बिल्ड हुआ है, और ओवरऑल अगर मैं प्रोजेक्शन का अगर मैं बात करूं तो 117 118 एक इमीडिएट सपोर्ट जोन है। 120 करंट मार्केट प्राइस पे बाय करना चाहिए, 117 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और अपसाइड टारगेट जो है 130 का। ओके, 130 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी पीएफसी में आप कह रहे हैं तेजी करके चले। ये है फिलहाल आपके लिए एक बाय साइड का ट्रेड। 117 का स्टॉप लॉस रखे लगेगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में। पंकज का पोर्टफोलियो अब स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इन्होंने जो ट्रेड्स इनफैक्ट आइडेंटिफाई किए थे उसमें से क्या चला और आगे क्या और जोड़ा जा सकता है उसका जायजा लेते हैं। तो रतन इंडिया दिया था कल सेकंड हाफ में, और एस्कॉर्ट्स कुबोटा पर भी एक बाय कॉल था। दोनों में दरअसल प्रॉफिट बांध लिया है। नया क्या जोड़ रहे हैं फिर आप पंकज? मेरा भी ट्रेड तो अभी अमित जी ने ले लिया, और मैं जानना चाहूंगा बलरामपुर चीनी के साथ में। बलरामपुर चीनी अभी 335 की रेंज में चल रहा है, और 330 का स्टॉप लॉस रख के 360 के टारगेट के लिए इसको प्ले करना है। ये सिर्फ गेम शो की ही बात नहीं है। अगर जो लोग कैरी करना चाहते हैं, अगला हफ्ता मेरे हिसाब से ये शुगर सेक्टर के लिए बहुत तगड़ा रहने वाला है। तो बलरामपुर चीनी हाई बीटा काउंटर है, और बहुत फास्ट मूवमेंट देता है। जिस तरीके के चार्ट्स के ऊपर स्ट्रक्चर देखने मिले हैं, डेफिनेटली बलरामपुर चीनी के लिए 360 के टारगेट छू पाना बहुत मुश्किल नहीं लग रहा है। लेकिन ये ट्रेड थोड़ा सा कैरी करना पड़ेगा, आज इंट्राडे की बात नहीं रहेगी इसमें। ओके, तो बलरामपुर चीनी जहां पर नंबर्स खराब थे, लेकिन नंबर्स के बाद आज एक रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। ये फिलहाल एक ट्रेड आप कह रहे हैं तेजी की तरफ रखे। टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। 360 के टारगेट के लिए मौका, 330 का स्टॉप लॉस रखना है। बलरामपुर चीनी पुल बैक ट्रेड है और 360 तक जा सकता है। ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड। विभोर के पास चलते हैं। विभोर के पोर्टफोलियो में हमने देखा है कई ऐसे स्टॉक्स रहे हैं जहां पर बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स इन्होंने कमा कर दिए। कल सीजी पावर में प्रॉफिट बांधा, औरो फार्मा में सेल कॉल दिया था टाइमली इन्होंने, 482 का यहां पर टारगेट भी हिट हुआ। विभोर नया क्या जोड़ेंगे? स्टार्ट करूंगा वापस से, हम लोग सीजी पावर से ही कंटिन्यू करेंगे। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 261 पे। कल भी इसने अच्छा मूवमेंट दिया था, बट यूएस डेटा की वजह से मैंने इंट्राडे प्रॉफिट बुक करवाया। अब जहां पर दिख रहा है कि प्रॉफिट अच्छा खासा आ गया, डेटा अच्छा खासा आया। ये मल्टीपल इनसाइड बार का ब्रेकआउट दे रहा है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे भी है। तो अगर किसी को गेम शो के बाद भी कैरी करना हो, वो आराम से कैरी कर सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 248 का, टारगेट रहेगा 300 रुपीज का। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। ओके, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल, तो क्लियरली स्टॉप लॉस 230 का रहेगा और 248 का, इनफैक्ट आई बेग योर पार्डन, 248 के स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड लेना है। 300 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी बाय साइड की। तो सीजी पावर जहां पर अच्छा खासा मुनाफा इन्होंने बुक किया, उसे फिर से लेकर आए हैं अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए। विभोर, दूसरा ट्रेड इस समय है या आगे रुकेंगे? नहीं, क्योंकि निफ्टी अभी साइडवेज हुआ है, तो मैं प्रोबेबली सेकेंड हाफ के लिए रुकूंगा। जहां पर स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोजिंग आएगी वो ही मैं ट्रेड दूंगा, और अगर किसी को आगे कैरी भी करना हो वो बिल्कुल कैरी किया जा सकता है। ओके, तो फिलहाल इस समय कोई ट्रेड नहीं आ रहा है, बाद में शायद दिया जाए। पंकज, आपका इरादा? मैं थोड़ा वेट ही करना चाहूंगा। अगर आफ्टर ब्रेक के बाद में अगर कुछ दिखता है तो मैं जरूर दूंगा। फिलहाल कोई ब्रेकआउट का स्टॉक मेरे रडार में नहीं है। पीएफसी एक था जो अमित जी ने दे चुके हैं, मेरा भी हाई कन्विक्शन ट्रेड था वो, लेकिन मैं अभी वेट करना चाहूंगा। ओके,
अमित आपका क्या? अच्छा, अमित के पास तो जगह ही नहीं है, कैस्ट्रॉल भी होल्ड करे और बीईएल भी होल्ड करे। पीएफसी इन्होंने जोड़ा है 130 के टारगेट के लिए, तो एक एक ट्रेड आगे बाद में आएगा। एक काम करते हैं, लेते हैं एक ब्रेक के बाद फटाफट लौटेंगे। कई सारे नतीजे आए हैं, उस पर भी नजरें रहेंगी। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहाँ से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहाँ पे बाय कर दीजिए, और जहाँ पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहाँ पे डिप बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन, या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हुआ रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय, और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहे, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं, क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज़ है कि नहीं? बिल्कुल जायज़ है। और लक्ष्मण, पैसा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय, नहीं स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई। प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, निवेश करने, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण एक लिमिट नोट कर लीजिए, अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की रकम बन रही है, और ये लक्ष्मण इंटरेस्टिंग बात है, 7 लाख जब तय की गई थी $10,000, जब रुपया $1 पे होता था, ये तब तय गई, पर अब लिमिट अभी भी 7 लाख है। तो अगर 7 लाख से ऊपर आप जाते हैं, इफेक्टिवली लिमिट कम हो गई है। हाँ, इफेक्टिवली देखा जाए तो बिल्कुल कम हो गई है। तो अगर आप 7 लाख से ऊपर जाते हैं तो उससे ऊपर जो भी अमाउंट होगा उस पे बैंक आपसे 5% TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, आपसे ले लेगा। और अगर आपके पास मान लीजिए लोन दे रहे हैं, आप कहीं लोन की एजुकेशन लोन लिया हुआ है, उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं, तो 0.5% आपसे ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लेविएबल उस अमाउंट पर होगा। तो ये जो अब TCS की बात करें तो मेरे मन में सवाल आए, कई बार हम लोग TCS यहाँ कटता है भारत में, तो अलग अलग तरीके से इसको हम लोग क्रेडिट ले सकते हैं। तो क्या बाहर जो पैसा भेजने पे TCS कटता है उसमें भी क्रेडिट लेने की सुविधा है? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो TCS है, ये बैंक आपसे कलेक्ट करा के आप ही के पैन नंबर में, आप ही के अकाउंट में जमा कराएगा, और बाकायदा आप इसका 26A में, जैसे आप TDS का क्रेडिट लेते हैं वैसे ही आप TCS का क्रेडिट लेंगे। मतलब यह है कि पेमेंट कहीं जा नहीं रही है, कोई टैक्स आप पे नहीं कर रहे, एक सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए आपसे। बिल्कुल आपने बिल्कुल नब्ज पे हाथ रख दिया। बिल्कुल उसको ट्रैक रखने के लिए ये आपके अकाउंट में जमा होगा। बाद में जब आप अपने रिटर्न फाइल करेंगे, इस टैक्स का आप बाकायदा क्रेडिट ले सकते। हालांकि इसमें 1-2 सवाल मेरे मन में आ रहा है, लेकिन एक शब्द जो आपने कहा वो मुझे चौंकाने वाला था, वो था पैन नंबर। अगर मान लिया किसी के पास पैन नहीं है, अक्सर होता नहीं है, लेकिन मान लिया जब पैन नहीं है तो क्या ये नियम कुछ अलग होगा? वैसे तो लक्ष्मण ये बहुत रेयर है आजकल। इसलिए रेयर है क्योंकि जब आप बैंक से डील करेंगे तो पैन नंबर तो लाजमी आ जाता है। पर मान लीजिए पैन नंबर किसी कारण से नहीं है, देना नहीं, भूल गए आप। जी हाँ, तो ये 5%
आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने दरअसल एक एक स्टॉक दिया है और एक एक जगह खाली छोड़ी है, उस पर आपकी नजर होनी चाहिए। अच्छा, HDFC और HDFC बैंक के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट आ रही है, ये आपकी स्क्रीन पर रखते हैं दोनों ही स्टॉक्स। आपको याद होगा दोनों स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। मौजूदा MSCI बढ़ेगा, मर्जर कंपनी की वैल्यू मर्जर के बाद MSCI वेटेज 2 गुना से ज़्यादा होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। तो HDFC और HDFC बैंक का जो मर्जर होने वाला है उससे जो इस पर्टिकुलर स्टॉक या फिर जो MSCI में वेटेज है वो 5.78% से बढ़कर 13% होता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब यही है कि उतना फिर फंड फ्लो आता हुआ दिखाई दे सकता है और ये इनफैक्ट एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि नॉर्मली समय लगता है वो वेटेज बढ़ने के लिए, लेकिन अब ये मर्जर हो रहा है दोनों एंटिटीज़ का, उसके मद्देनज़र दरअसल वो वेटेज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये 5.78% से बढ़कर 13% हो सकता है। ये फिलहाल आपके जहन में होनी चाहिए बात, और वो दोनों स्टॉक्स आपके लिए आउट परफॉर्मर्स हैं ही। कल दोपहर से हम बात कर रहे थे इनफैक्ट दोनों ही ट्रेड्स की। चलिए कॉनकॉर की बात करते हैं अब, क्योंकि कॉनकॉर के नतीजे आए और मुनाफा 15% बढ़ा है, तो आय में 8% तक की वृद्धि देखने को मिली है। एबिटा में भी 17% का इजाफा देखने को मिला, मार्जिन्स भी बेहतर हुए हैं। इन्हीं पर बात करने के लिए कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वी कल्याण राम हमारे साथ जुड़ गए। मिस्टर राम, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। इट्स बीन अ फेयरली गुड क्वार्टर फॉर यू। अगर आप मुझे हाईलाइट दे सके कि डोमेस्टिक वॉल्यूम की स्थिति क्या है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में स्थिति क्या उभर कर आई है? गुड मॉर्निंग। डोमेस्टिक तो हम लोग बहुत अच्छा कर रहा है। डोमेस्टिक में जो ग्रोथ हम लोग जो देख रहा है करीब 30% ग्रोथ आ रहा है, वो पिछले साल भी हम लोग को पूरा साल में मिला, इस साल में भी पहला 2 क्वार्टर में हम लोग को वही ग्रोथ हासिल हो रहा है। ये मेनली इसका वजह ये है कुछ नया प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च किया हुआ है, मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज़ इन बल्क, वो भी काफ़ी हमको सहायता दे रहा है इसमें एक टारगेट अचीव करने में। एंड वी आर होपफुल कि पूरा साल भर में भी हम लोग का डोमेस्टिक का काफ़ी अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ रहेगा। एक्सिम बिजनेस तो थोड़ा सा सबजूड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स इंडिया में थोड़ा सबजूड है, क्यों खास करके कुछ रिस्ट्रिक्शन आया पिछले क्वार्टर में, और जो इंडियन मार्केट्स जहाँ एक्सपोर्ट जाता है, यूरोपियन मार्केट्स एंड USA मार्केट्स, वहाँ थोड़ा सा रिसेशन का बात चल रहा है, इकोनॉमी इज़ नॉट डूइंग वेरी वेल। सो अभी फ़िलहाल थोड़ा एक्सिम वॉल्यूम्स और सबजूड लेवल में है, बट हम लोग का जो डिस्कशन हुआ बाकी स्टेक होल्डर्स का साथ, शिपिंग लाइन्स, एक्सपोर्टर्स, इम्पोर्टर्स एंड मेजर इंडस्ट्रियल हाउसेस, आगे जाके हो सकता है अच्छा होगा ये वॉल्यूम्स। People are expecting that there may be a growth in these volumes. So we are keeping our fingers crossed. Even though I have given a guidance of 10 to 12% growth in volumes on both Exim and domestic. Domestic we will be doing much better than 12%. Exim में now we are also keeping our fingers crossed. There may be little subdued growth दिख सकता है पूरा साल भर में. But revenue side, yes, we are confident we will be able to do the 10 to 12% growth on top line and bottom line दोनों में. Sir, if you could also give me a figure on the LLF factor, the land license fee. What is the number for Q2 और H1 फिर कहाँ पर close हो रहा है, and any other visibility on that figure going forward? जी LLF तो अभी तो काफ़ी स्पष्टता आ गया है, इसमें लीज पॉलिसी भी अनाउंस हो गया, तो उसमें इट इज़ वेरी क्लियर। अभी जो हम लोग LLF पे करेंगे, जो रेलवे लैंड में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं टर्मिनल्स, उसके लिए मार्केट वैल्यू का 6% हम लोग पे करेंगे, एंड मार्केट वैल्यू इज़ द इंडस्ट्रियल वैल्यू ऑफ दैट एरिया। सो इंडस्ट्रियल वैल्यू डिक्लेयर्ड बाय रेवेन्यू अथॉरिटीज विल बी टेकन एज द मार्केट वैल्यू, उसके ऊपर हम लोग 6% पे करेंगे। अभी इस साल में हम लोग का एक्चुअल पेमेंट इज गोइंग एट द लेवल ऑफ 380 crores ऑन द एनुअलाइज्ड बेसिस। इन द फर्स्ट these 2 quarters we paid around 190 or 95 crores, exact figure अभी मेरा इतना याद नहीं है, but it is exact that range only, 190-195 crores. We are actually taken an estimate of 450 करोड़ रुपया। इसका वजह यह है, तो ये रेवेन्यू अथॉरिटी का जो लैंड रेट्स होता है वो कभी बीच में 6 महीने में एक बार एडजस्ट होते रहता है, तो फॉर दैट एक्सीजेंसीज वी केप्ट सम कुशन इन दैट। सो
Our estimate of 450 crores, we are very sure that will be the land license fees we will be paying for this year to Indian Railways. मैं फाइनली सर, कोई आपके पास इंसाइट आया है या फिर अपडेट आया है वो निजीकरण के लेकर अगला कदम क्या होगा? बिकॉज एलएलएफ में मामला फंस रहा था, वो क्लैरिटी आ गई है. हाउ सून विल द प्राइवेटाइजेशन देन पिक अप? That's a very good question. Everybody is waiting for the answer to that. Even I am also waiting for that, because the privatization, the divestment, strategic divestment जो announce किया government, वो करने वाला तो DIPAM department है. We only give the all the support for that. So from our side, we are ready with all our the procedure what has to be done from our side. So in fact, we are also waiting for this to be finalized fast, because too much of uncertainty for a long period is not good for the business. So हम लोग भी wait कर रहा है. Yes, I think something will come up, should come up, because now काफी कुछ जो मुद्दा है, जो जिसमें फंसा हुआ, तो वो सब अभी क्लैरिफाई हो गया. होपफुली वो सफाई आएगी. तो आपसे दोबारा बातचीत होगी. बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द सेकंड हाफ. थैंक यू. तो ये बात हुई कॉनकॉर की, लेकिन HDFC और HDFC बैंक, वो दोनों स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आते हैं, क्योंकि इन्हीं दो कंपनियों का वेटेज दरअसल भारतीय बाजार में बढ़ा है. साथ ही साथ MSCI में भी वेट को लेकर कुछ और क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है. मर्जर के बाद नियम क्या कह रहे हैं, यतिन हमारे साथ है ये समझाने के लिए. यतिन, तो देखिए हर्षदा, सबसे पहली बात, आज MSCI के बदलाव अनाउंस हुए और बदलावों के साथ रूल्स की भी एक बुकलेट जो है MSCI ने पब्लिश की है अपनी वेबसाइट पे. और अगर आप ब्रोकरेज नोट की माने और जिस हिसाब से रूल्स नए फ्रेम हुए हैं, ये बहुत ही बड़ा इवेंट आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड के लिए. क्यों दिखाई दे सकता है? क्योंकि यूजुअली क्या होता था, जब कोई कॉर्पोरेट एक्शन हो जाए, जैसे दो कंपनियों का विलय हो जाए, मर्जर हो जाए, तो MSCI इंडिसेस में से इसको निकाला जाता था. वेट चेंजेस में दिक्कतें आती थी, काफ़ी सारी टेक्निकलिटी थी. लेकिन आज जो रूल बुक MSCI ने पब्लिश की है, उसके हिसाब से HDFC और HDFC बैंक की अगर हम बात करें, तो जो करंट वेटेज है उससे दुगने से भी ज्यादा वेटेज आपको बनता हुआ दिखाई देगा. अभी लगभग 6% से नीचे HDFC और HDFC बैंक का वेटेज है MSCI ग्लोबल इंडेक्स में, और ये वेट 13% हो जाएगा मर्जर के बाद. क्योंकि जो फ्री फ्लोट फैक्टर जो कैलकुलेशन पहले किया जाता था, वो 0.5 के हिसाब से किया जाता था, अब वो फ्री फ्लोट फैक्टर 1 हो जाएगा. और जैसे ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट होती है किसी भी स्टॉक की जो कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर जा रहा है, उसको इमीडिएटली कंसीडर किया जाएगा इंक्लूजन के लिए और वेटेजेस के लिए. तो ये एक बहुत बड़ी खबर है HDFC बैंक और HDFC के लिए, क्योंकि जो पहले ब्रोकरेजेस अनुमान लगा रहे थे कि 6-7%, 8% के आसपास ब्रॉडली वेट होना चाहिए, वो अब 13% तक होता हुआ दिखाई दे रहा है. और मोर इंपॉर्टेंटली टाइमलाइन वाइज, जैसे ही ये मर्जर हो जाएगा और MSCI के रिव्यू के लिए जाएगा, तो तुरंत इसको हरी झंडी दी जाएगी. तो जो टाइमलाइंस थी पहले की और जो वेट स्ट्रक्चर था, ये दोनों चीजों में बदलाव हुई है. इसका मतलब ये है कि जो लोग साइडलाइंस पे बैठे थे, राह देख रहे थे कि मर्जर कब हो जाए, मर्जर के बाद इतने महीनों बाद MSCI गिनती करेगा, MSCI की एलिजिबिलिटी मीट होगी नहीं होगी, तो ये सारे सब्जेक्ट्स पे MSCI ने अपनी रूल बुक में एक बड़ा क्लैरिफिकेशन दिया है. और ये इमीडिएट ट्रिगर आपको HDFC और HDFC बैंक में बनता हुआ दिखाई देगा MSCI का. ऑब्वियसली इसके बाद FTSE जो एक मेजर इंडेक्स है, वहां भी आप देख सकते हैं शायद वो भी रूल बुक चेंज करे, क्योंकि ये दोनों जो इंडेक्स कंपनियां हैं ये साथ में यूजुअली कोऑर्डिनेट करती हैं चीजें, क्योंकि नहीं तो एक दूसरे पे बड़ा असर गिरता है. तो जो मेरी समझ और मेरी जानकारी में है और जो एनालिस्ट नोट हमने पढ़ा है और जो रूल्स MSCI के देखे हैं, उसके लिए HDFC बैंक और HDFC के लिए जो ट्रिगर होना था शायद 6-12 महीने में, वो आपको नियर टर्म में होता हुआ दिखाई दे पड़ सकता है. और इसीलिए वो स्टॉक्स दोनों ही रिएक्ट करते हुए 4% दोनों HDFC और HDFC बैंक. अच्छा, 13% वेटेज यानी कि उतना ही फ्लो भी आप कैलकुलेट करेंगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा. जो पहले 6% माना जा रहा था, अब 13% के हिसाब से. तो उसके मद्देनजर दरअसल स्टॉक में और बड़ी तेजी आने की गुंजाइश जरूर है. शुक्रिया यातिन, एक बड़ी खबर आपने दी, और दोनों स्टॉक्स इनफैक्ट स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि यहीं पर वो बड़ा मूव आ रहा है. पंकज, वेरी क्विकली, अब मर्जर तो होना है, चार्टिकली देखकर आप प्रेफर क्या कर रहे हैं, HDFC लेना या HDFC बैंक? अभी जब आपकी बात चल रही थी उसी दौरान मैंने दोनों चार्ट्स देख लिए थे, और मेरा ज्यादा कन्विक्शन लग रहा है HDFC बैंक के ऊपर, क्योंकि ये बैंक निफ्टी के ऊपर भी काफी ज्यादा, सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला HDFC बैंक ही है. और स्ट्रक्चर वाइज भी अगर देखते हैं तो कल 2 के बाद में ही HDFC बैंक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम के साथ में, और ये रैली ये कंटिन्यू कर रहा है. क्योंकि मैं ये 4 स्क्रीन लगा के मैं देख रहा हूँ, तो मैं बार बार ऊपर देखना पड़ता है.
अभी 1581 का रेट चल रहा है, यहीं से और 1650 तक का एक पोटेंशियल नेक्स्ट वीक तक का लग रहा है। डेफिनेटली चार्ट्स के ऊपर की अगर बात करेंगे तो एचडीएफसी बैंक ये एचडीएफसी से ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। बैंक दिखाइएगा क्योंकि वहां पर 1600 के ऊपर के टारगेट्स आ रहे हैं। 2600 का स्तर तो एचडीएफसी में आया है, लेकिन 1600 के बियॉन्ड जाने की पूरी गुंजाइश यहां पर बढ़ती हुई। दोनों ही स्टॉक्स में तगड़ा मोमेंटम। चलिए, तो पंकज ने भी राय साफ रख दी है, अगर ट्रेड लेना है तो एचडीएफसी बैंक में कन्विक्शन के साथ तेजी की जा सकती है। चलिए आपके दिखा देखते हैं वो ट्रेड जो हमारे जानकारों ने आपके सामने रखे हैं। इनका पोर्टफोलियो कैसा है याद रखिएगा, आज 3:30 बजे से पहले खुलासा हो जाएगा खिलाड़ी नंबर 1 के विजेता का, और बहुत ही तगड़ा हफ्ता साबित हुआ है। रिटर्न्स अब आपके सामने आ जाएंगे। सीजी पावर विभोर ने रीइंट्रोड्यूस किया, 300 का टारगेट, 248 स्टॉप लॉस है। यहाँ पर इस घंटे कमाई ज्यादा हो नहीं रही है, इनफैक्ट फ्लैट टू हल्का सा नेगेटिव ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक। अब आइए आप पंकज रांदड़ के पोर्टफोलियो पर, तो बलरामपुर चीनी 360 के लिए इन्होंने बाय दिया, 330 स्टॉप लॉस है। यहाँ पर करीब इस घंटे इनके जोड़ने के बाद ज्यादा कुछ एक्शन हुआ नहीं है, तेजी या फिर मंदी की तरफ, तो फ्लैट है। कैस्ट्रॉल को कैरी किया है तेजी की तरफ, अमित ने बीएल शॉर्ट साइड की तरफ कैरी कर रहे हैं। नया ट्रेड इन्होंने पीएफसी जोड़ा, 130 का टारगेट है, 117 का स्टॉप लॉस रहेगा। रिटर्न्स इस घंटे देखिए, कैस्ट्रॉल ड्रैग कर रहा है, बीएल में भी दबाव आ गया, लेकिन 1.21% के रिटर्न्स दे रहा है पीएफसी इनको। अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या है? विभोर तो वैसे भी डबल डिजिट रिटर्न्स में आ रहे थे, वो कायम है। 24% के रिटर्न्स इनके, 8% से ज्यादा के रिटर्न्स पंकज के, और 2.22% के रिटर्न्स है अमित त्रिवेदी के। ये है ताजा हाल। 1 बजे एक अपडेट आएगा मिड कैप मंत्र में, और ऑफ कोर्स आज 3:15 तक खुलासा हो जाएगा खिलाड़ी नंबर 1 का। ऑल द बेस्ट आप तीनों को, बढ़िया ट्रेड्स आप तीनों ने दिए हैं इस हफ्ते। लेंगे एक ब्रेक, आगे जायजा कमोडिटी मार्केट के एक्शन का।